माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ मोइन। जैसे कि आप जानते हैं कि बीकॉम पार्ट 1, 2 एडवांस और कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से वीडियो का सिलसिला जारी था, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से हमारी वीडियो मैनेज नहीं हो पा रही थी। आज हमने चूँकि सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग की वीडियो का इंतखाब किया है, पेपर करीब हैं इंटरमीडिएट के भी, और ख़ास तौर पर आज की क्रैश क्लास का जो सेकेंड ईयर के हवाले से जो टॉपिक है वो इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स है। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स में दो प्रोडक्ट हैं कंपनी के पास, एक शेयर और एक डिबेंचर। शेयर की प्राइस मिनिममली 10 रुपये यानी 10 रुपीज़ भी होती है, और जबकि डिबेंचर्स जो है वो 100 रुपीज़ पर मुश्तमिल होता है। अभी हम जो बात करेंगे शेयर्स के बारे में बात करेंगे कि कंपनी जब शेयर्स का सिलसिला जो बिज़नेस के हवाले से करती है तो उसे किन मसाइल से गुज़रना पड़ता है, और कंपनी अपने इस शेयर्स के बिज़नेस में अपने साथ किन को जो हायर करती है, और कंपनी के जो इस शेयर को ख़रीदने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो आइए, पहली बात तो ये है कि कंपनी जब ये शेयर्स बेचने का फ़ैसला करती है तो कंपनी जो है बाकायदा अपने ऑफिस में लोगों को कॉल करके बुलाती नहीं है, इनवाइट नहीं करती है, बल्कि कंपनी बाकायदा एक अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिकली जो है बैंक को ये सारे फ़राइज़ सर अंजाम देने का जो है वो किरदार अदा करने का बैंक से रब्ता करती है कि भाई आप ये काम करें, हम आपको इसकी बिहाफ पे कमीशन देंगे। तो बैंक जो है ये फ़राइज़ बखूबी अंजाम देता है क्योंकि उसको कमीशन मिलता है। बैंक के हवाले से जो खदमात सर अंजाम दी जाती हैं कंपनी के लिए, वो दरअसल न सिर्फ कंपनी के लिए होती हैं बल्कि वो उन लोगों के लिए भी होती हैं जो बैंक में आएंगे, कंपनी के शेयर्स को ख़रीदेंगे, और बैंक का जो रवैया है, उनकी कम्युनिकेशन है, बैंक का जो इखलाक है, वो सब चीज़ें भी बैंक के फ़राइज़ में शामिल होती हैं। कंपनी जो है ऐड देने के बाद बैंक के वर्कर को, बैंक के अपने बैंक के सपोर्टर को, या उसके अपने बैंक के जो समझ लें क्लाइंट हो गया, बैंक भी इनका क्लाइंट है, अपने क्लाइंट को, बैंक को, अपने वर्कर को ये बात गाइड करती है कंपनी कि आप जो है हमारे जो है फॉर्म बराए रास्त कस्टमर को दें, उनको बताएं, उनको तफसील दें, उनकी काउंसलिंग करें कि एक शेयर 10 रुपये का है, और उसमें फॉर्म की फुल फिलिंग जो है उसमें हेल्प करें। अगर किसी कस्टमर को फॉर्म भरने में कोई दुश्वारी पेश आए तो वो आपसे रब्ता करें, तो आप झिलमिलाएं नहीं, परेशान नहीं करें, बल्कि उसको जो है संजीदगी के साथ अच्छे अखलाक से फॉर्म फिल करने में मदद दें। फॉर्म फिल करने में मदद देने के बाद नाम, बल्दियत वगैरह जो NIC नंबर जो कस्टमर लिख देगा, तो उसमें फॉर्म में एक ब्लॉक होगा नंबर ऑफ़ शेयर्स का। अगर एक क्लाइंट को एक शेयर ख़रीदना है तो उस नंबर ऑफ़ शेयर के कॉलम में 1 शो करेगा। और साथ में कंपनी ने ये भी एडवाइस दी होगी बैंक को, अपने क्लाइंट को, कि जब फॉर्म फिलअप हो जाए तो फॉर्म की फिलिंग के वक्त जो है अगर किसी के फॉर्म पे एक शेयर लिखा हो तो उससे बाकायदा 10 रुपये भी लिए जाएँ। यानी भी सवाल में 10 रुपये का शेयर है तो साथ में 10 रुपये भी एडवांस में रिसीव किए जाएँ, और साथ में एप्लीकेशन भी फॉर्म के साथ रिसीव की, एक एप्लीकेशन भी लिखेगा क्लाइंट, साथ में फॉर्म भी भरेगा, फिलअप करेगा, और प्लस 10 रुपये भी देगा। ये तीन किस्म की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 किस्म की चीज़ें कंपनी ने एडवाइस की हैं बैंकों के किसी भी कस्टमर के साथ जो है आप अच्छे रवैये अखलाक के साथ जो 3 चीज़ें रिसीव करें, फॉर्म की फिलिंग, अब होने की वसूली, और साथ में एक एप्लीकेशंस, और नंबर 3 जितने शेयर्स उस फॉर्म पे लिखे हैं, अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स में 4 लिखें तो मल्टीप्लाई 4 करके 40 रुपीज़ रिसीव करें। तो ये जो सिलसिला है, प्रोसेस है, कंपनी ने इनको बताया, और ये भी कहा कि आज जनवरी 1 है मिसाल के तौर पे, आप 15 जनवरी तक ये रिसीविंग करें, और जो भी रिसीविंग हो हमें जो है 15 जनवरी को रिपोर्ट दें कि क्या सिलसिला है। 15 जनवरी के बाद जो है रिसीविंग मत कीजिएगा, 15 जनवरी जो है उसकी विदिन आप जो है रिसीविंग करें, और बैंक को 15 जनवरी पर रिपोर्ट पेश करें। कंपनी ने ये सब मैसेजेस, ये सब ऑर्डर्स या एडवाइसेस अपने बैंक क्लाइंट को दी होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये बैंक जो है इस पर अमल पैरा होता है। इस पर क्या होता है, सूरत हाल ये होती है कि क्लाइंट जो है, कस्टमर जो है बैंक में जौक दर जौक यानी आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फ़वक्तन आना शुरू कर देते हैं, और हस्ब रिवायत बैंक अपने इन फ़राइज़ को अंजाम देता है। और 3 किस्म की जो वसूलियाँ जो होती है, रिसीविंग जो होती है, वो बैंक अपने कस्टमर, यानी बैंक का भी वो कस्टमर हो गया एक तरीके से, लेकिन इनडायरेक्टली है वो कस्टमर बैंक के लिए इनडायरेक्टली, जबकि कंपनी के लिए डायरेक्ट। अच्छा, बैंक जो है 3 किस्म की चीज़ें हर आने वाले शख्स से
जनवरी 1 से लेके 15 जनवरी के दरमियान रिसीव करता रहता है, यहाँ तक कि 15 तारीख आ जाती है। जब 15 तारीख आ जाती है तो बैंक जो स्टॉप कर देता है, स्टॉप रिसीविंग कर देता है। तो स्टॉप रिसीविंग पे क्या होता है, कस्टमर आते हैं और आके नाकामी महसूस करते हैं, क्योंकि बैंक उनको फॉर्म नहीं देता है। बैंक ये कहता है कि अब जो है आपके पास चांस नहीं है, अब आपके पास चांस नहीं है इस जो है स्कीम में हिस्सा लेने का। हमें जो है जहाँ तक डेट दी गई थी हमने उस पर फुलफिलमेंट कर ली है। इसके बाद बैंक कॉल मिलाता है कंपनी को सारी सिचुएशन बताता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को जब कंपनी को पता चलता है तो सूरत हाल ये होती है जो मैंने अभी आपको सबसे पहले सवाल बताया था। कंपनी इशू करती है 4000 शेयर्स ऑफ ₹10 each एंड द कंपनीज बैंकर reported to the company on 15 January that we have received 10,000 applications on the advertisement। इसका मतलब ये हुआ कि एक बाकायदा इंग्लिश 5 ईयर में किताब में या एग्जामिनेशन पेपर में इस तरह लिखी भी होगी कि सारी सूरत हाल जो मैंने बताई इसी को एक सवाल बनाकर कि ABC कंपनी ने ऑन जनवरी 1 इश्यूज़ किया 4000 शेयर्स को, ठीक है जी। एंड आफ्टर within 15 days the company receives 4000 shares applications at by the bank। इसका मतलब ये है कि जनवरी की 1 तारीख को जो इशूइंग हुई थी कंपनी ने 15 दिन का उसके अंदर जो रिसीविंग थी वो बैंक के ज़रिए रिसीविंग की। एंड द कंपनी इन्फॉर्म्स टू द बैंक, कंपनी बैंक को इन्फॉर्म करती है। मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश के साथ आपको उर्दू भी समझा रहा हूँ। कंपनी इन्फॉर्म्स टू द बैंक को इन्फॉर्म करती है दैट यू विल नॉट रिसीव आफ्टर 15 जनवरी एनी फॉर्म। इसका मतलब ये है कि आप जो है बैंक से कहा जा रहा है, बैंक से मुखातिब करके कंपनी कह रही है कि 15 जनवरी के बाद आप जो है कोई फॉर्म रिसीव नहीं करेंगे। फिर क्या होता है, आफ्टर 15 डेज द बैंक कॉल्स टू द कंपनी। 15 दिन के बाद जो है 15 जनवरी के बाद बैंक जो है कंपनी को फ़ोन करता है, ठीक है। द बैंक सेज टू द कंपनी, बैंक कंपनी से कहता है, क्या कहता है, दैट वी हैव रिसीव्ड 10,000 एप्लीकेशन ऑन द एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब ये है कि बैंक ये मैसेज दे रहा है कंपनी को कि हमने 4000 एडवर्टाइजमेंट के बदले में 10,000 एप्लीकेशन रिसीव कर लिए। तो एक तरीके से देखा है तो कंपनी की 4000 प्रोडक्ट थी शेयर्स के नाम पे, और जबकि कंपनी को इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है 10,000 एप्लीकेशन की शक्ल में। तो कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी खुशी की बात है, प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है। मगर ये प्रोग्रेस डेवलपमेंट जो है हकीकी नहीं, हकीकत पसंदी से इसका कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नज़र नहीं आता, क्योंकि कंपनी के पास ऑलमोस्ट मैक्सिममली 4000 शेयर्स की कैपेसिटी है, जबकि कंपनी के पास जो 10,000 सामने कस्टमर खड़े हैं। 10,000 कस्टमर के हवाले से पैसा भी बैंक अकाउंट में आ चुका है। लेकिन कंपनी बहुत अफसोस करती है इस बात पे कि अफसोस हम जो है 4000 शेयर्स ही को सेल कर सकते हैं। तो इसलिए द कंपनी डायरेक्ट्स टू द बैंकर, कंपनी बैंकर्स को क्या करती है, हिदायत करती है दैट यू विल रिसीव only 4,000 shares application amount and form and application, and you will return excess form and money and application। इसका मतलब ये कंपनी बैंक को ये भी हुक्म देती है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ 4000 के फॉर्म के हवाले से पैसे रिसीव करेंगे, और जबकि 10,000 के हिसाब से जो भी एक्स्ट्रा है 4 और 10 के दरमियान जो 6,000 का जो फ़र्क है उसे फॉर्म के साथ, पैसों के साथ, इज़्ज़त अफजाई के साथ अपने कस्टमर्स को शुक्रिया के साथ वापस करें और उनसे ये इल्तिमास करें कि आप इस कैपेसिटी में नहीं आ रहे। लेकिन सूरत हाल ये है कि आप ये सोच रहे होंगे कि जब वापस ही करने तो लिए क्यों। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। इसका जवाब ये है कि दरअसल ये कंपनी जब अखबार में देती है तो अखबार में ऐड में ये बात मेंशन होती है कि शेयर्स जो है 4000 इशू है, लेकिन रिसीविंग जो है आप सब करें। 15 जनवरी को जो है कुरानंदाज़ी होगी, कुरानंदाज़ी में जिनका नाम आ जाएगा उनको 4000 के हिसाब से जो लोग जिनके नाम इसमें शामिल होंगे 4000 के मुताबिक उनको शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे, और जो 4000 के अलावा जिनका नाम जो है कुरानंदाज़ी में नहीं ड्रॉ हुआ तो उन साहिबान को जो है एक्सेस अमाउंट जो है वापस कर दी जाएगी शुक्रिया के साथ। तो मालूम ये हुआ कि पहले जो है कोई किसी किस्म की मतलब रुकावट नहीं है लेने में, सब दे सकते हैं, सब जमा करा सकते हैं। लेकिन जब स्कीम पर अमल होगा तो इस पर कुरानंदाज़ी होगी। कुरानंदाज़ी में जैसे 10,000 मैंने आपको बताया रिसीव हुई, 10,000 की कुरानंदाज़ी हुई, उनमें जो कुरानंदाज़ी में 4000 लोगों के जो नाम ड्रॉ होंगे वो 4000 लोग जो है कंपनी के शेयर्स को
गेट कर सकेंगे, जबकि कंपनी उन बाकी लोगों के बारे में बैंकर को ये खिताब कर रही है कि आप जो वो लोग जो कुरानंदाज़ी का हिस्सा ना बन सके, यानी कुरानंदाज़ी में कामयाब ना हो सके, हिस्सा तो बने, कामयाब ना हो सके, जिनके नाम ड्रॉ नहीं हुए, तो उनको शुक्रिया के साथ 6000 अफराद को एप्लीकेशंस, फॉर्म और उनकी एक्सेस जो अमाउंट है कम्प्लीटली उनको वापस कर दी जाए, ताकि वो जो है वो ये ना सोचें कि हमने जो प्रोडक्ट सेल नहीं की और हमारे पैसे भी ले लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन कंपनी इस बात पे अफसोस ज़रूर करेगी कि कस्टमर हमारे जो है पैसे देने के बावजूद अपनी चीज़ को ख़रीद ना सके। तो ये सारी बातें हैं, इस वजह से इन बातों को लेके ना स्टूडेंट जो है शेयर्स एंड डिबेंचर का सवाल नहीं कर पाते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सारी बातें सुनी, फिर कंपनी ने ये कहा कि एक्सेस वापस कर दो, फिर बैंकर ने इस पर अमल किया। बैंकर ने क्या किया, 6000 फॉर्म वापस किए और 4000 फॉर्म को रोक लिया, और वो कंपनी में हेड ऑफिस में सप्लाई हो गए, यानी पहुंच गए, वो उन्होंने शिफ्ट करवा दिए, कंपनी पहुंच गया, और फिर 4000 लोगों को कॉल के ज़रिए बुला के उनको शेयर्स अलॉट कर दिए गए। तो इस तरह ये प्रोसीजर जो होता है, कंपनी पहले अपने बैंकर को बाकायदा एडवाइस करके काउंसलिंग के करने के लिए पूरी एक वो तफसीली तौर पर जो गुफ्तगू करती है, फिर बैंकर इस पर अमल करता है, फिर इस तरह एक प्रोसेस होकर इशू ऑफ शेयर्स का सवाल स्टूडेंट के सामने एग्ज़ाम में आ जाता है। तो एक स्टूडेंट जो है इस सारे प्रोसेस को देख के घबरा जाता है और फिर सवाल नहीं कर पाता। मैं इंशाअल्लाह ताला इसी सवाल को जो कंटिन्यूसली जो है प्रैक्टिकली सॉल्व करूँगा अपनी अगली क्लास में इंशाअल्लाह ताला। आप जो है इस उर्दू को अच्छे तरीके से नोट डाउन करें, ताकि जब कल की क्लास हमारी हो तो आप इस उर्दू को अच्छे तरीके से अपने जहन नशीन कर चुके हो, तो आपको प्रैक्टिकली सवाल यकीनी तौर पे अच्छा समझ में आएगा। और अगर किसी किस्म की उर्दू में कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो, तो आप लाजमी मुझसे जो कमेंट्स करके इस बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।